दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो अगर रॉन्गफुल तरीके से भी हो जाएं, माने गलत तरीके से भी हो जाएं, तो उस काम को करने वाले या उस काम को करने में चूक करने वाले के विरुद्ध आप अगर कोई मुकदमा लाते हैं, कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं, उससे कंपनसेशन लेने के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। उस कानून के बारे में आज चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आप लोगों के लिए जीवनोपयोगी है। ऐसी जानकारी संभवतः आपको जल्दी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज बात करते हैं कुछ ऐसे मामलों की जिन मामलों में कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो सकती जिससे आपको कंपनसेशन मिले। माने सबसे पहला है कि सहमति से किए गए कार्य। जब आपकी सहमति होगी और कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे आपको कोई डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, क्षति हो जाए, तो उस कार्य के बदले उस डैमेज के निर्धारण के लिए आप नुकसानी का वाद नहीं ला सकते। अगर लाते हैं तो वो इसी जगह से आपका वाद सफल नहीं होगा और खारिज भी हो सकता है। दोस्तों आज सबसे पहले ये भी बता दें ये क्यों वीडियो बनाया जा रहा है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे किसी ने फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। बहुत लंबे समय तक मुकदमा फर्जी हमारे खिलाफ चलता रहा और हम उसमें जीत गए, माने जिसने मुकदमा किया था वो हार गया। तो ऐसी कंडीशन में अब आप क्या उससे डैमेज माने नुकसानी लेंगे? और अगर नहीं लेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आज चर्चा करते हैं, जब आप सहमत हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है और आपने सहमति दी, आप उसके साथ बैठे, उसने बताया कि हमारे पीछे पहिए में हवा कम है, आप फिर भी बैठे हैं उस अपनी सहमति से, और जाते जाते पीछे का टायर फट गया, आप गिर गए, आपको चोट आ गई, तो आप उस व्यक्ति से ये दावा नहीं कर सकते। दावा लाएंगे तो आपका दावा फेल हो जाएगा। अगर यही ग्राउंड लाया गया कि आप सहमति के साथ बैठे थे, आपको उस आसन्न खतरे के बारे में मालूम था कि इसमें हवा कम है और गाड़ी पलट गई, आप चोटिल हो गए, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें यद्यपि सहमति और ज्ञान दो चीजें हैं और इसमें कई चीजें हैं, फिर उसको डीपली किसी विडियो में सिंगल डिवाइड करेंगे। आज एक ही कंप्लीटली वीडियो बना दे ताकि आपको जानकारी विशेष स्तर की हो जाए। दूसरा है दैव कृत्य, माने एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो मनुष्य के वश में नहीं है और उस कार्य से आपको नुकसान हो जाता है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाती है बहुत तेजी से और उस बाढ़ में किसी आदमी का सामान बह करके आपकी किसी दुकान में, आपके घर में या आपके लग जाता है, चोट लग जाती है, तो आप उस घटना का कंपनसेशन लेने के लिए, किसी को दोषी ठहराने के लिए दावा नहीं ला सकते। अगर आप लाते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। इसमें ये जो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया जाएगा और आप मुकदमा निश्चित हार जाएंगे। तो आप अपने मुकदमे में कोई मुकदमा ऐसा लाते हैं या आपके साथ कोई ऐसा अपकृत्य हो गया है, आप किसी बात से पीड़ित हैं, तो आप इसको बहुत गौर से समझ लें कि इन चीजों को, ये माइनर चीजें हैं, इन पर आपका मुकदमा कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि अपकृत्य जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं उसका मतलब है कि कोई ऐसा, उसके तीन एलिमेंट हैं, तीन चीजें होनी चाहिए। और दोस्तों बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या ये इसमें कौन सी धारा में मुकदमा जाएगा, इसको भी मैं बताऊंगा। क्योंकि अपकृत्य विधि जो है, माने लॉ ऑफ टार्ट, ये संहिताबद्ध नहीं है, माने इसको अभी कोडिफाइड नहीं किया गया है। भारत में कुछ एक्ट बना दिए गए हैं अलग से और बाकी चीजें किसी दूसरी जगह से गवर्न है। कैसे गवर्न है आज मैं उसकी चर्चा करता हूं, चूंकि मैं प्रैक्टिकली वही काम करता हूं, उसकी आज बात हो रही है। तो अपकृत्य के तीन आवश्यक तत्व हैं कि कोई काम कब अपकृत्य हो जाता है, कब आप उस शिकंजे में आ जाते हैं कि आपसे कोई कंपनसेशन मांगे। सबसे पहले आपने कोई दोषपूर्ण कार्य किया हो या कोई विधिक कार्य करने में चूक कर दी हो। दोनों बातें समझिए। आपने कोई लीगल वर्क किया हो, वो दोषपूर्ण हो, जैसे किसी विधि में कहा गया हो कि आप ऐसा ही करेंगे और आपने वैसा नहीं किया, या कोई आपने लीगल वर्क किया और उसको दोषपूर्ण तरीके से किया, या कोई काम आपको करना चाहिए वो नहीं किया, उसमें आप चूक गए। तो सबसे पहला एलिमेंट यही होना चाहिए। दूसरा है कि आपने जो ये कार्य किया है दोषपूर्ण, या उस कार्य में जो चूक हुई है उससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई विधिक क्षति होनी चाहिए, माने लीगल डैमेज होना बहुत जरूरी है, उसको लीगल डैमेज हो। और तीसरा है दोषपूर्ण कार्य ऐसा हो या दोषपूर्ण कार्य में
चूक ऐसी हो जिससे किसी व्यक्ति को आपके विरुद्ध नुकसानी का दावा दायर करने के लिए विधिक अधिकार प्राप्त हो। माने जिस व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके वर्क से, आपके काम से उस आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, उस व्यक्ति को आपके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए लीगल राइट्स होने चाहिए। तब अपकृत्य के तीनों इसेंशियल आवश्यक तत्व जो हैं वो पूरे होते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसका एक परंतुक है कि 3 कार्य मैं ऐसे बता रहा हूं, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य। इनमें अगर आप चूक करते हैं तो कोई अपकृत्य नहीं होता। नैतिक कर्तव्य का मतलब है कि मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है, आपने उसको नहीं बैठाला अपने वाहन पर, तो ये नैतिकता है, आप चाहे तो बैठा लें, चाहे तो ना बैठा लें। तो इसको कोई लीगल नुकसान नहीं हो रहा, कोई लीगल बात नहीं है, कहीं ऐसा कोई कानून नहीं है कि नहीं नहीं सड़क चलते आदमी को आप बैठा लेंगे ही, तो कितने को बैठा लेंगे। यही है सामाजिक। आप अपने घर में किसी परिजन के बड़ा है, आपसे पैर नहीं छूते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, तब भी आपको कोई मुकदमा नहीं लाएगा, इसका नुकसान आपको ही होगा। और तीसरा है धार्मिक। आप किसी धर्म के हैं, अपने धर्म को नहीं मानते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही कोई आप पर मुकदमा लाएगा। तो ये 3 कर्तव्यों के उल्लंघन जो हैं ये इसमें नहीं आते हैं। तीसरा है ऐसी अवश्य भावी दुर्घटनाएं जो निश्चित होंगी, जिनके बारे में जानकारी है कि हो ही जाएंगी, और अगर वो हो जाती हैं तो उनकी नुकसानी का, उनके लिए जो डैमेज हुआ है उसका दावा आपके खिलाफ नहीं आ सकता। चौथा है व्यक्तिगत बचाव। व्यक्तिगत बचाव में क्या है इसको हम देख लेते हैं। व्यक्तिगत बचाव में ये है दोस्तों, सेल्फ डिफेंस। व्यक्तिगत बचाव का मतलब है आत्मरक्षा। जब भी कभी कोई ऐसा मामला हो जब आप आत्मरक्षा करने में किसी की लीगल डैमेज हो जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा करने आया है और आपका बचाव होने में वो व्यक्ति घायल हो गया, सेल्फ डिफेंस करने में वो व्यक्ति घायल हो जाता है, तब भी वो आपके खिलाफ नुकसानी का दावा नहीं ला सकता। लेकिन इसमें एक प्रोविजो है कि आप आत्मरक्षा के प्रयोग में उतनी ही शक्ति का प्रयोग करें जितना बल उधर से प्रयोग किया गया है। जैसे किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, आपने उसके गोली मार दी, तो यह आत्मरक्षा नहीं है। उसने अगर थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ का प्रतिवाद थप्पड़ ही हो सकता है, ये आत्मरक्षा है। उसके हाथ पकड़ सकते हैं, ये आत्मरक्षा है। थप्पड़ का जवाब गोली से नहीं हो सकता। तो अगर उस व्यक्ति ने जो आपके ऊपर बल प्रयोग किया है उससे ज्यादा बल आपने प्रयोग कर दिया तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं रहा। और इसी तरीके से आप अपनी संपत्ति की रक्षा करने में ऐसा कोई काम तभी करेंगे जब बिल्कुल आसन्न खतरा, आसन्न माने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे कि आपके ऊपर खतरा आने ही वाला है, आ गया है, तब आप अपने बचाव में काम कर सकते हैं। वो भी उस फोर्स से ज्यादा का फोर्स आप इस्तेमाल ना करें। इन मामलों में 2 चीजें, एक मामला चला था उसमें हनेबल कोर्ट ने सिद्धांत बनाए हैं। 2 बातें ये साबित करनी पड़ती हैं कि अगर आपने जो उत्तर में आत्मरक्षा में बल प्रयोग किया है वो उसके बल प्रयोग से ज्यादा तो नहीं हो गया। और दूसरा आपको यह बताना है कि जब आपने उस पर बल प्रयोग किया है, माने डिफेंस में आपने कोई गोली चला दी है या और कोई काम कर दिया है जिससे उस व्यक्ति को नुकसान हो गया है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आया, उसने आप पे हमला किया, आपने डंडा या कोई ऐसी वस्तु उसके मारी कि उसके सर में लगी, उसकी डेथ हो गई, तो आपने तो डिफेंस में ही किया, सेल्फ डिफेंस में किया। तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जिस समय हम अपना बचाव कर रहे थे उस समय ये जो हमने बल प्रयोग किया, इसके अलावा अन्य कोई वस्तु या अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं था। अगर हम ये ना करते तो हमारी जान चली जाती। दोस्तों, इसके बाद अगला है आवश्यकता के कार्य। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नीड होती है, उनकी जरूरत है। जैसे मान लीजिए, इस पे कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे कोई जहाज पे बैठा हुआ या पानी की नाव में बैठे हुए हैं, किसी नदी में जा रहे, नदी बहुत गहरी है और अचानक नदी में जो नाव है उसमें छेद हो जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि नाव डूबने लगती है और उसमें काफी सामान रखा है।
आप उस सामान को उसी नदी में फेंक देते हैं ताकि वजन कम हो जाए, तो आपने उस समय उसकी नीड थी, जो आपने सामान फेंका है उसकी नुकसानी का बाद आप पर अगर चलेगा तो उसका ये बचाव है, डिफेंस है, आप उस नुकसानी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। मकान में आग लगी हुई है, आपने कोई सामान ऐसा पानी में फेंक दिया या पानी में गिरा दिया जो बच जाए, मान लीजिए वो नुकसान हो जाता है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जेल में भूख हड़ताल पर कोई कैदी बैठा है, उसकी जान बचाने के लिए बल प्रयोग किया जाता है, उसको खाना खिलाने के लिए, और ऐसे भोजन कराने में उसको चोट आ जाती है तो उस चोट के डैमेज के लिए वो मुकदमा लाएगा, तो वो मुकदमा उसका चलेगा नहीं, उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और छठा पॉइंट है भूल से किए गए कार्य। माने ऐसा कोई अगर काम हो जाता है जो भूल से हो गया, मिस्टेक हो गई इसमें, तो इसके लिए यह है कि विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। आप अगर ये कहते हैं कि साहब हमें पता ही नहीं था कि गोली मार देना अपराध है, हमने गोली मार दी, तो आपका डिफेंस नहीं चलेगा, आपको सजा हो जाएगी, आपको कानून में जो सजा लिखी है वो सजा की जाएगी। किंतु कानून की एक महत्वपूर्ण होती है, भूल चाहे वो तथ्य संबंधी हो अथवा विधि संबंधी, अपकृत्य के मामलों में बचाव का आधार नहीं हो सकती। माने टार्ट के मामले में जब आपने कोई अपकृत्य कर दिया है, ऐसा दोषपूर्ण कार्य जिससे किसी को लीगल डैमेज हुआ है, और उस लीगल डैमेज को लेने के लिए उसको लीगल राइट्स उपलब्ध हैं, तो आपको तथ्य की भूल भी काम नहीं आएगी, आपका बचाव नहीं हो पाएगा। इस पर कई मामले हैं और कुछ अपवाद भी हैं। अब बात की चर्चा किसी अगले मामले में कर लेते हैं। इसके बाद है अधिनियम के प्राधिकार, स्टेचुरी अथॉरिटी, माने कानूनी प्राधिकार। कानूनी प्राधिकार में क्या है कि किसी अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कार्य को करने में यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि या क्षति पहुंचती है तो उसके लिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में यदि संबंधित अधिनियम में नुकसानी के लिए कोई उपबंध है तो क्षतिग्रस्त को नुकसानी मिलेगी, अन्यथा नहीं। जैसे किसी एक्ट में कोई स्पेशली बात दी हुई है और उस एक्ट का एग्जीक्यूशन करने में आपको नुकसान हो रहा है, कोई डैमेज हो रहा है, कुछ क्षति हो रही है, तो उस क्षति की भरपाई अगर उसी एक्ट में करने का कोई प्रोविजन है तो हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। जैसे रेलवे लाइनों के बिछाने और रेलगाड़ियों के चलाने से हुई क्षति या हानि के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, बशर्ते ऐसा कार्य करने में कोई उपेक्षा न बरती गई हो। तो दोस्तों इसके बाद है न्यायिक कार्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत लोग केवल इसी बात की चर्चा करते हैं कि साहब जज साहब ने या कोर्ट में हमें जानबूझ के जेल भेज दिया, हम फर्जी थे, तो कोर्ट को जो जज साहब हैं उनको भी प्रोसिक्यूट करिए। तो बहुत लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं या ऐसी बात दिमाग में आती है। तो दोस्तों इस संबंध में मैं यही कहूंगा कि टार्ट में स्पेशली बता दिया गया है, ये एक प्रकार से उसका परंतु ही है कि अपने न्यायिक कार्यों के संपादन के दौरान किए गए कार्यों या न्यायालय में कहे गए शब्दों के लिए न्यायाधीशों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही ऐसे कार्य दुर्भावना से प्रेरित होकर किए गए हों अथवा ईमानदारी पूर्वक न किए गए हों। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसी टिप्पणी है जो आपको लगती है कि हमें नुकसानदायक है, ईमानदारी पूर्वक भी नहीं है, तब भी आप नहीं कर सकते हैं, टार्ट में कोई मुकदमा नहीं ला सकते हैं। और ये बाकायदे 1939 में एक रूलिंग है, एक केस है, उसमें कहा गया है। एडिगटन बनाम स्वीडन कारपोरेशन 1939, ईस्ट सफील्ड इत्यादि बोर्ड बनाम केंट। और इसमें आगे भी कहा गया है कि यह विमुक्त देश के सभी उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है, सभी को प्राप्त है। न्याय प्रशासन के संपादन में न्यायाधीशों को स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी भय, दबाव या पक्षपात के कार्य करने के लिए यह विमुक्ति आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर न्यायालय में आपके किसी अधिकार का हनन हो गया है, मान लेते हैं जानबूझ के भी हो गया है, तब भी आप न्यायालय के पीठासीन के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं ला सकते। न्यायिक कार्य करने के दौरान किसी एडवोकेट से कोई ऐसी बात कह दी है, कोई ऐसा नुकसान आपका हुआ है, आपको लग रहा है कि हमें कोई क्षति हुई है, तब भी आप नहीं ला सकते। न्यायाधीशों की ये न्यायिक विमुक्तियां लोक हित पर आधारित हैं, पब्लिक बेनिफिट पर, ताकि वे स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना भय, दबाव और पक्षपात के अपना कर्तव्य
का पालन कर सकें। निष्पक्ष न्यायपालिका की आधारशिला है। न्यायाधीशगण यदि निरंतर भय के अधीन कार्य करेंगे तो जनसाधारण को निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकेंगे। तो दोस्तों, एक तो ये आ गया। दूसरा है अर्ध न्यायिक कल्प कार्य, माने क्वेसी जुडिशियल एक्ट, अर्ध न्यायिक कार्य। अब इसके बारे में बताएंगे। कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय हैं, क्लब हैं, सोसाइटियां हैं और भी ऐसे कई हैं मामले जो कल्प न्यायिक प्राधिकार होते हैं, माने अर्ध न्यायिक ही जिसको कह सकते हैं। यदि कोई नैसर्गिक न्याय के नियम का पालन करते हैं तो वो भी इन दायित्वों से मुक्त रहते हैं। ये जो जिसकी अभी चर्चा चल रही है, उनसे आप नुकसानी डैमेजेस नहीं मांग सकते, इनसे मुक्त रहते हैं। और उन विशेष कानूनों या प्रथाओं पर जो उनकी अधिकारिता का निर्धारण करते हैं उनका पालन करते हैं। अब उसमें नियम क्या बनाया गया है इनके लिए? जो ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं उनको कहा गया कि कार्रवाई सद्भावना पूर्वक की जानी चाहिए। दूसरा है, दोषी को अपराध के बारे में उचित और पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए। उसे अपने बचाव में कुछ कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया न्यायिक कल्प कार्य। अब इसके बाद है कार्यकारिणी के कार्य। कार्यकारिणी माने वो ऑफिसर जो डीजीपी से लेकर नीचे तक होते हैं। जब कोई अधिकारी किसी लोक प्राधिकारी के आदेश के संपादन में कोई अपकृत्य करता है तो उसके विरुद्ध अपकृत्य का वाद नहीं चलाया जा सकता। यदि कोई लोक अधिकारी ज्येष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है तथा उनके आदेश में पालन करने में वे कार्य करने होते हैं, उससे हुई क्षति के लिए वो दायी नहीं ठहराए जा सकते। जैसे किसी जिले के आला अधिकारी ने अपने नीचे के अधिकारी को कोई काम सौंपा, जाओ ये करके लाओ, और वो काम का एग्जीक्यूट करने में किसी व्यक्ति को कोई डैमेज हो गया है तो जिसने एग्जीक्यूट किया है उस पर डैमेज का दावा नहीं लाया जा सकता। इसके बाद है पैतृक एवं पैतृक कल्प अधिकार। दोस्तों, माता पिता अपने पुत्र को शिक्षा, सुधार और अन्य काम को करने के लिए युक्त दंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे अधिकार शिक्षकों और छात्रों को भी प्राप्त हैं, छात्रों की प्रति। इस प्रकार पागलों के संरक्षक को पागल को बस में करने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग भी करना पड़ता है। माता पिता की भांति अभिभावकों को भी यही अधिकार प्राप्त है। माने इसका मतलब समझिएगा, कोई टीचर अगर किसी बच्चे को डांट देता है, मार देता है या और छोटी मोटी कोई ऐसी बात कह देता है, उससे उसको कोई नुकसान हो रहा है, लीगल डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए वो नुकसानी का वाद नहीं ला सकता। आप चाहे तो क्रिमिनल केस कर सकते हैं। कोई पिता अपने पुत्र को डांटता है, मारता है या और कोई काम ऐसा सुधार करने के लिए करता है तो वो बच्चा अपने पिता के विरुद्ध ऐसा मुकदमा या ऐसा डैमेज, नुकसानी का दावा नहीं ला सकता कि इससे हमारे लीगल राइट प्रभावित हुए, इतने लाख का इनसे हमें कंपनसेशन दिला दिया जाए। और यही बात किसी पागल को बस में रखने वाले लोगों के लिए है। तो इस तरीके से है। और यह भी दिया है, अध्यापक का यह अधिकार केवल स्कूल की सीमा के अंदर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार घर से स्कूल आने और स्कूल से घर जाने के दौरान भी बना रहता है। ये 1913 में एक मुकदमा चला था, क्लेरी बनाम बूथ, उसमें जजमेंट आया है। इसके बाद है सामान्य अधिकारों का प्रयोग। माने जब आप अपने सामान्य अधिकारों का प्रयोग पूरी तौर से स्वतंत्र होते हैं, करते हैं और उससे किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, किंतु शर्त यह है कि उन अधिकारों का प्रयोग सावधानी पूर्वक और सद्भावना पूर्वक किया गया हो। तो ऐसी जो क्षति है उसको, उसका डैमेज नहीं दिलाया जा सकता। जैसे मान लीजिए आप कोई एक दुकान खोले हुए है, उसी के बगल में आपने भी दुकान एक कर ली, वही दुकान कर ली, जो भी कस्टमर वहां आते थे उसके बगल में आपके पास आने लगे। कोई एक होटल बना हुआ है बड़ा, उसके जस्ट बगल में, उसके सामने आपने एक वैसे ही होटल बना लिया। उस होटल में लोग रुकने आते हैं, वहां भीड़ है तो आपके यहाँ आने लगे, तो उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन उस नुकसानी के लिए दावा नहीं लाया जा सकता। एक और है कि नगण्य हानि पहुंचाने वाले कार्य। कुछ ऐसे काम हैं जिससे बहुत हल्की माइनर डैमेज होता है, तो ऐसी छोटी मोटी नगण्य हानि को, जैसे आप बस में चल रहे हैं, आपके धक्का लग गया तो बहुत हल्का नुकसान हुआ है, तो इतने छोटे नुकसान के लिए
जैसे कोई आपके बगल से तेजी से निकल गया, आपको हवा लग गई, तो आप उस डैमेज के लिए मुकदमा नहीं ला सकते। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर कोई आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा लाता है, ऐसा झूठा मुकदमा लाता है जिसको वो जानता था कि ये झूठा है, तो जब एक सूक्ति है जहां विधिक अधिकार नहीं है, वहां विधिक क्षति नहीं होती। जैसे ऐसा काम जिसपे आपको कोई लीगल राइट ही नहीं है, तो वहां आपको लीगल डैमेज कैसे होगा, और विधिक अधिकार को सुरक्षा भी नहीं मिलती। लीगल राइट आपके क्या क्या हैं? जैसे मान लीजिए आपको स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार है, स्वतंत्र अपने घर में रहने का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है, विधिक अधिकार ही तो है। अगर उनमें उनका कोई वायलेशन करता है, जैसे कोई जानबूझ करके आपको किसी फर्जी विद्वेषपूर्ण अभियोजन में फंसा देता है, माने वो जानता था कि ये मामला झूठा है, उसके मन में एक ऐसा मोटिव बना, माने उसने सोचा और सोच करके आपको इसी आशय से कि आपको इस मुकदमे में फंसा दिया जाए, फंसा देता है, और फंसाने के बाद फिर वो आप पर अभियोजन चलाता है, और जबकि वो जानता था कि ये मामला झूठा है, पूरी विधि की मशीनरी जो है वो लगा देता है, पुलिस लग जाती है, न्यायालय में मामला पहुंचता है और कई लोग परेशान होते हैं, और बाद में आप बिल्कुल दोषमुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आप एक डैमेज निर्धारण और उसका भुगतान करने के लिए दावा ला सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दावा किस धारा में लाया जाए, तो मैं बता दूं, डैमेज का निर्धारण कराने के लिए और डैमेज की वसूली कराने के लिए आप विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 39 के अंतर्गत, उसमें सीधे सीधे प्रोविजो दिया है कि अगर आपको कोई डैमेज हुआ है, कोई नुकसानी हुई है, तो आप सिविल वाद ले आए, जितने रुपए का आपको नुकसान हुआ है उसी ज्यूडिक्शन के आधार पर उसी न्यायालय में मामला दाखिल करें और डैमेज का भुगतान करा लें। डैमेज कैसे हो सकता है? अभी जितनी बातें हमने बताई उनके इतर कोई भी मामला है वो आपको नुकसान ही कर रहा है। आप उस न्यायालय से गुजारिश करें, उससे उपशम मांगे कि हमारे इस मामले में जो भी हमें डैमेज हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी क्षति हुई है, उस क्षति का निर्धारण करके और इनसे हमें दिलाया जाए। तो डैमेज का निर्धारण करना कोर्ट का काम है, और यह प्रत्येक मामले में अलग अलग होता है, मामले की तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी ने ऐसे परेशान किया है, तो आप इस तरीके से प्रतिवाद करके, अपना परिवाद दाखिल करके और सिविल न्यायालय से उपचार पाएं। जितने अभी पॉइंट्स मैंने बताई उनके अतिरिक्त अगर कोई मामला है तो उसको जरूर ले आएं। और दोस्तों, एक निवेदन यह है कि जब आप किसी व्यक्ति से हार मान लेते हैं, तो आप अपना ही नहीं, अपने आगे वाली पीढ़ी का नुकसान करते हैं। वो व्यक्ति आप पर हमेशा हावी रहेगा, आपकी आगे वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप खड़े होते हैं, आप कभी ये ना सोचिए कि हम बहुत लंबी मुकदमेबाजी में फंस रहे हैं, बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप उससे सर उठाकर बात नहीं करेंगे, उससे अपनी बात का बदला नहीं लेंगे, तो आपको बार बार इसी तरीके से परेशान करता है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के बहुत काम का वीडियो है, आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। और जो भी हमारे साथी बहुत अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। दोस्तों, एक निवेदन और था कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर कुछ हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद हमारा उत्साह वर्धन करती रहेगी। धन्यवाद।